हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है उसको लेकर के हम आप लोगों के सामने आए हैं। लेसन 1 का एक्सरसाइज। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तुरंत ही हमारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और हमको लाइव क्लास चलाने के लिए परमिशन मिल जाएगा आसानी से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग का जो एक्सरसाइज पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। 300 केल्विन है, 573 केल्विन है। तो आपको टेम्परेचर चेंज करने के लिए पिछले वीडियो में बताया है, वहाँ से आप उसको देख करके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है 25 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला बताया था, केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। तो केल्विन में टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर, उसमें 273 ऐड कर देना है। तो 25 को केल्विन में चेंज करना है, 298 आपका आता है इस प्रकार से। और 373 को चेंज करना है केल्विन में, तो 273 ऐड कर लेंगे, आपका 646 आपका मिल जाएगा केल्विन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। Naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. Then answer is naphthalene ball जो है वो डिसअपियर हो जाती है थोड़े समय के बाद और कोई भी सॉलिड वहाँ पे छूटता नहीं है, कुछ भी वहाँ पे बचता नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो नैप्थलीन बॉल होती है वो सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है। नैप्थलीन जो है वो सब्लिमेशन उसका होता है, डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर में वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होता है, यह जो नैप्थलीन की सब्लिमेटिंग टेंडेंसी है इसमें यह होता है कि हमारा जो नैप्थलीन है वह रूम टेम्परेचर पर ही जो हमारी हीट होती है उसको रूम टेम्परेचर से वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी के द्वारा ही वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए थोड़े समय के बाद वो डिसअपियर हो जाती है और कुछ भी वहाँ पे बचता नहीं है। आंसर आप लिखेंगे, नैप्थलीन अंडरगो सब्लिमेशन बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इट डायरेक्टली चेंज सॉलिड टू गैस, thus disappear with time without leaving any residue। कोई भी अवशेष नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, बी कैन गेट द स्मेल ऑफ द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। बी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो जो हमारा परफ्यूम होता है वह हमारे रूम टेम्परेचर पर ही वेपराइज हो जाता है। ठीक है, जैसे परफ्यूम कहीं पे स्प्रे किया गया तो वो जल्दी ही वेपराइज हो जाता है रूम टेम्परेचर पर ही। और जब वेपराइज हो जाता है तो वेपराइजेशन के बाद वो डिफ्यूज हो जाता है। जो रूम में एयर है या कहीं पे व्यक्ति है वो एयर के कांटेक्ट में जैसे ही वेपर उसकी आती है वह एयर में डिफ्यूज होने लगती है। तो दूर तक बैठा हुआ व्यक्ति भी उसके परफ्यूम को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, उसको पता लग जाता है कि कहीं पे परफ्यूम है। ठीक, तो पहले तो उसका वेपराइजेशन होता है आसानी से और उसके बाद डिफ्यूजन होता है एयर में। ठीक है, जिसके द्वारा वो दूर तक पहुंच जाते हैं उसके पार्टिकल्स। तो हम आंसर लिखेंगे, परफ्यूम गेट वेपराइजेस एट रूम टेम्परेचर एंड परफ्यूम वेपर डिफ्यूज इन एयर एंड स्प्रेड सेवरल मीटर्स, सो वी गेट स्मेल। ठीक है, तो दूर से बैठा हुआ व्यक्ति भी उसकी स्मेल को पा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। वाटर जो होता है हमारा ये लिक्विड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, शुगर हमारा सॉलिड होता है।
तो हमने आप लोगों को वीडियो में बताया है जो हमारे लिक्विड होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिडिल क्लास का होता है, गैसों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स जो होता है वो बहुत कम होता है, सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ऑक्सीजन गैस है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, वाटर इसमें ऑक्सीजन से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिक्विड है, शुगर है हमारा सॉलिड है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इस प्रकार से ये अरेंज किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो होता है वो हमारा लिक्विड होता है, जो वाटर हम बेसिकली पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो होता है वह हमारा लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने लगता है। जो आइस होता है, आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा कुछ वाटर के फॉर्म में भी एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस फॉर्म होने लगता है, इसलिए यहाँ पे सॉलिड लिखा गया है। लेकिन जो आइस होता है उसका टेम्परेचर 0 से ज़्यादा नीचे भी जा सकता है, माइनस में। ठीक है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस भी एग्जिस्ट होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर लिक्विड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट होता है, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको सॉलिड मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो कोई अगर मान लीजिए कहीं पे आपको लिक्विड लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड के फॉर्म में भी वाटर एग्जिस्ट होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल करने लगता है तो वाटर वेपर बहुत ज़्यादा बनती है। तो जहाँ मोस्टली हम मान सकते हैं कि 100 डिग्री पे अगर वाटर को रखेंगे तो वह वेपराइज ही हो जाएगा। ठीक है, गैस बन जाएगी, गैस वाटर वेपर फॉर्म करेगी, जबकि 100 डिग्री पर वाटर लिक्विड के फॉर्म में भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो है होगा वो हमारा गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई दैट पार्ट ए, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। तो वाटर हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों है, इसका रीजन देना है। तो वाटर रूम टेम्परेचर जो होता है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी जो हमारा मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह उतना ही होता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो जिस टेम्परेचर पर उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टेम्परेचर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ज़्यादा नहीं होता है, और जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न कम होगा न ज़्यादा होगा तो वह जिस अवस्था में है, जिस स्टेट में है, उसी स्टेट में रिमेन इंटैक्ट रहेगा, उसी स्टेट में वो मेंटेन रहेगा। सो वी कैन आंसर ऑफ क्वेश्चन 6A इज दैट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज कॉल्ड रूम टेम्परेचर। At this temperature, water exists as liquid. Also, the force of attraction between particles at room particles at particular temperature remains same. So, water exists as liquid at room temperature. Question number 6B is that an iron almirah is a solid at room temperature. सेम इसका भी वही रीजन है कि जो हमारा आयरन होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोहेसिव फोर्स जो पार्टिकल्स को जोड़े रखता है, एक दूसरे को खींचे रखता है अपनी तरफ, कोहेसिव फोर्स। ठीक, तो वह कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड में। लिक्विड में कोहेसिव फोर्स कम होते हैं, गैसेस में कोहेसिव फोर्स बहुत ही कम होते हैं। तो आयरन की अगर अलमीरा है उसमें कोहेसिव फोर्स इतना ज़्यादा होता है आयरन में, जिससे कि वह उनके पार्टिकल्स को
जोड़े रखता है, उसका शेप मेंटेन किए रहता है, इस वजह से वह हमारा रूम टेम्परेचर पर उसका शेप मेंटेन रहता है, सॉलिड रहता है। सो वी कैन आंसर दिस दैट द कोहेसिव फोर्स present in iron are strong enough to hold particles together. Because of this, iron is rigid and maintain its original shape. Next question, question number 7. Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? देखिए 273 केल्विन पर आइस भी होता है, 273 आपका केल्विन पर वाटर भी एग्जिस्ट करता है, दोनों के टेम्परेचर हमारे सेम होते हैं। 273 केल्विन का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जो आइस हमारा होता है वह लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एब्जॉर्ब करेगा, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग जो है वो एब्जॉर्ब करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका टेम्परेचर 0 ही बना रहेगा। आइस को अगर हम पिघलाएंगे, वाटर बना देंगे, तो उसको हमको लैटेंट हीट जो है उसको देना पड़ेगा वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो लैटेंट हीट का अमाउंट होता है वह वाटर में ज़्यादा होता है, आइस में लैटेंट हीट का अमाउंट कम होता है। तो जब हम आइस से किसी चीज़ को कूल करते हैं तो वह लैटेंट हीट वाला अमाउंट भी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसी वजह से आइस से अगर हम किसी चीज़ को कूल करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि लैटेंट हीट वाला अमाउंट भी वह एब्जॉर्ब करता है। उतनी एनर्जी आइस की कम रहती है वाटर से, दोनों का टेम्परेचर जबकि सेम है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर हो, दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन आइस जो है वो लैटेंट हीट का अमाउंट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। वाटर तुरंत वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जबकि आइस का पहले वो मेल्ट होगा, उतना ही एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा लेगी, इसलिए इफेक्टिव कूलिंग करता है। सो वी कैन राइट दिस आंसर एट 273 केल्विन आइस एब्जॉर्ब्स लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दस हीट कंटेंट ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर एट 273 केल्विन। सो आइस एब्जॉर्ब्स मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर एंड इफिशिएंट इन कूलिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है अपने क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बॉइलिंग वाटर और स्टीम में कौन ज़्यादा हमको बर्न क्रिएट कर सकता है, दे सकता है। तो बॉइलिंग वाटर जो होता है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, स्टीम का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी होती है। वो कौन सी एनर्जी होती है? वह एनर्जी होती है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विच वेपर हैव इट क्रिएट मोर सीवियर बर्न्स। ठीक, तो वेपर के पास ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से वह ज़्यादा सीवियर बर्न क्रिएट करेगा। और कौन सी एनर्जी ज़्यादा होगी? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन इज स्टीम हैज एक्स्ट्रा एनर्जी देन वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस एनर्जी इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी वाटर वेपर प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सॉलिड है, लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है, यह गैस लिक्विड में भी चेंज हो जाता है, और लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज होता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में, गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होता है। तो यह सारी चेंजेस जो हैं यह आपको बताना है। ठीक, तो जब सॉलिड सीधे गैस में चेंज होता है तो इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। जब गैस सीधे सीधे सॉलिड में चेंज होता है तो यह जो होगा ये क्या होगा? ये होगा डिपोजिशन। डिपोजिशन होता है। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो इसको मेल्टिंग बोलते हैं या फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा आपका क्या होगा?
ये होगा मेल्टिंग। ठीक, लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तो यह आपका होता है इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। तो किसी भी टेम्परेचर पर हमारा इवेपोरेशन होता है, जबकि हमारा क्या होगा, किसी भी टेम्परेचर पर हमारा इवेपोरेशन, और अगर हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर पर हो रहा है तो वेपोराइजेशन होगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन हम इसको लिख सकते हैं। वेपोराइजेशन। ठीक, गैस जब लिक्विड में चेंज होता है तो यह जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। तो सी इज कंडेंसेशन। और जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो यह जो चेंज होती है यह सॉलिडिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन। ठीक, सॉलिडिफिकेशन बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपके ये सारे क्वेश्चंस हो गए। उम्मीद करते हैं आप लोग जल्द ही क्वेश्चंस को लिखेंगे। और अगर हमारे चैनल को आज तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो देख करके नोट्स तुरंत कंप्लीट करिए, अगला इंस्ट्रक्शन आपको देंगे। थैंक यू।